के लिए हमने प्रयास किया और मैं 7 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा हूँ। मुझे शुरू से जुनून था कि अमर अनशन की मैंने घोषणा की थी कि यदि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आएगा तो मैं अमर अनशन रखूंगा। मेरे साथ 2-3 मेरे और साथी थे। हम उस अमर अनशन पे बैठे और अल्टीमेटली हमें उसका लाभ हुआ कि पंचकुला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लेके आए। मेरे परिवार में खुशी थी कि हमारा जो बेटा है वो चंडीगढ़ जैसे शहर में जा रहा है और एक हाई कोर्ट में। सर बाबूजी की तरफ से थोड़ी एजुकेशन नहीं होगी, यानी कि चला जाएगा। मेरे पिताजी बहुत खुश थे। उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे कहीं अच्छा काम करें और एक नाम करें और कुछ ऐसा काम करें कि जो आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने, हमारे इलाके के लिए प्रेरणा बने। बार का प्रधान रहने के साथ साथ मैंने बार काउंसिल का चुनाव लड़ा। तब मेरी प्रैक्टिस मैं समझता हूँ शायद 5 साल की प्रैक्टिस थी पहला मैंने जो चुनाव लड़ा। नमस्कार HNT के दर्शकों को एक बार से फिर प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट सुखबीर सिंह हुड्डा आज फिर ऐसी शख्सियत के साथ आपको हम वायदे के मुताबिक हर हफ्ते जो लेके आते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के, कहते हैं ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण दृष्टिकोण से निकल के जिन्होंने आज चंडीगढ़ के अंदर क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना इतना बड़ा नाम बनाया है, जिनको देश विदेशों में जाना जाता है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत उन्होंने जो प्रूव की है कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। कम्युनिटी सबसे आगे रखते हैं, पहले कम्युनिटी रहती है, फिर उनकी बिरादरी जिस एडवोकेट लाइन से आते हैं फिर वो रहती है, उसके बाद परिवार आता है और परिवार को भी आज उन्होंने उस मुकाम पे पहुंचा दिया है। तो मल्टी टैलेंटेड आदमी के पास आए हैं, उनका नाम है रविंदर सिंह बडरान। तो बडरान साहब हालांकि बहुत मुश्किल पकड़ में आते हैं, उनके तो घंटे क्या, 1 घंटे का तो इतना बड़ा बिल पकड़ा देते हैं कि वो आपके हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम प्यार से उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो माफ भी कर देते हैं। आइए आज रणधीर सिंह बडरान जी के उनके बचपन की यादें, बचपन कैसे बीता, स्कूल कैसे रहा, कॉलेज कैसे रहा, अपनी उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। एडवोकेट बडरान साहब, आपका HNT न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सुखबीर हुड्डा जी, आपने कुछ समय निकाला और एक जीवन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में आप प्रकाश डाला है। ये फर्स्ट टाइम है इस तरह से किसी ने जो मेरे से बात की है। मुझे खुशी हुई आपसे सुखबीर जी ये बात सुनकर जो आपने पूछना चाहा मुझसे। सर हम आपके बचपन कहाँ पे जन्म हुआ, फादर साहब क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? देखिए सुखबीर जी, हमारा गांव जिला करनाल में ब्लॉक इंद्री के पास गांव निठोड़ी शेरगढ़ पड़ता है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने उस गांव का नींव पत्थर रखा, वो गांव बसाया। बेसिकली हमारे जो परिवार है उसी गांव में रहता है। फाउंडर हमारा ही परिवार इस गांव का फाउंडर है। हमारे फोर फादर्स उस गांव के फाउंडर हैं। हमारे परिवार में जब से हमने होश संभाली है, मेरे पिताजी और उनके सगे 2 भाई गांव में थे। हमारे पास गांव में कोई 80 एकड़ के आसपास जमीन गांव में थी। मेरे पिताजी बेसिकली एक अलग से वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया, संघर्ष किया और हम जैसे 4 भाई, सगे भाई हम थे। और मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा जो प्रथम ध्येय है अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। शिक्षा पर जोर था सर, बाबूजी का शिक्षा पर। हमें अपने खेत, हमारी जमीन थी, वो कहते थे कि जमीन मैं अपने आप संभालूंगा, जमीन का काम मैं खुद देखूंगा। हम चारों भाइयों को उन्होंने कहा कि आप जितनी अच्छी तालीम ले सकते हैं, जिस स्तर पर आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं आप एजुकेशन प्राप्त करिए। आप हॉस्टल में जाएं, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में स्टडी करें। यही हमारे पिताजी का उद्देश्य था और काफी हद तक उस उद्देश्य में सक्सेस भी हुए। हम 4 भाइयों के अतिरिक्त हमारी 3 बहनें भी हैं। बेसिकली तो गांव में हमारे जो हम भाई बहन और 7 भाई बहन हम थे, जिसकी परवरिश हमारे माता पिता ने गांव में रहते हुए की है। गांव के जो हमारा स्कूल है, बेसिकली जो हमारा गांव है, छोटा गांव है, उसमें 5वीं कक्षा तक का स्कूल गांव में था। शुरू में हम सभी चारों भाइयों ने और बहनों ने गांव के स्कूल में ही शिक्षा हासिल की। उसके बाद हमारे पिताजी चाहते थे कि हम गांव से बाहर जाएं, किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा लें। हमारे आसपास के जो अच्छे स्कूल थे वहां से हमने कोशिश की, प्रयास किए, अपनी शिक्षा हासिल की। 10वीं की शिक्षा जो मेरे बड़े भाई SP सिंह जी और कुलबीर सिंह जी थे, उन्होंने रादौर से शिक्षा हासिल की। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन्होंने
ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे से जो बड़े भाई थे बलबीर सिंह जी, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की, यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन लेने के बाद हॉस्टल में रहे, फिर लॉ उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ की। मेरे से जो दूसरे भाई बड़े भाई थे सबसे हमारे परिवार में, सतपाल सिंह जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की, बीएड की, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से एलएलबी की, वहीं से लॉ किया। वहीं से लॉ की। मैंने जो मैं भाइयों में तीसरे नंबर पे हूँ, मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लाडवा से की, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैंने 12th की। उसके बाद जो परिवार की एक बैकग्राउंड थी, जो चाहते थे कि अच्छी शिक्षा हॉस्टल में रह के करें, मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई सुखपाल सिंह जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे लिए प्रयास करते रहे कि हम अच्छे स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लें। उन दिनों उन्होंने रोहतक लॉ डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन कराया 12th के बाद। 5 ईयर कोर्स था। 1986 में मैंने लॉ डिपार्टमेंट रोहतक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 5 साल की जो लॉ है मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से की। मेरे छोटे भाई बलदेव सिंह, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन 12th तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कॉलेज से की, और उसके बाद लॉ 5 साल का जो कोर्स है रोहतक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी लॉ की है। लॉ करने के बाद मेरे जो बड़े भाई थे सतपाल सिंह जी, उन्होंने करनाल में वकालत शुरू की, और जो दूसरे भाई मेरे से बड़े थे एसपी सिंह जी से छोटे थे, उन्होंने भी करनाल में प्रैक्टिस शुरू की। मैंने 1991 में रोहतक विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट से लॉ करने के बाद 1 साल करनाल कोर्ट में मैं गया। अच्छा। लेकिन एक आपने करनाल कोर्ट में भी की? करनाल कोर्ट में मैंने लोअर कोर्ट में की है, लोअर कोर्ट में की है। लेकिन जैसे बड़े भाई वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और काफी सीनियर एडवोकेट्स करनाल में थे, मुझे लगा कि मेरा यहाँ करनाल में रिकॉग्निशन बनने में काफी समय लगेगा। आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी। ये थी कि मैं शीघ्र वकालत करूं तो अच्छा प्रैक्टिस में अपना काम करूं और शीघ्र मुझे केसेज मिले, मैं कोर्ट में अपीयरेंस इंडिपेंडेंटली दूं और मन लगाकर वकालत का काम करूं। लेकिन मुझे करनाल में ऐसा लगा नहीं कि मुझे जल्दी कोई काम वहाँ ज्यादा मिल पाएगा, तो मैंने निर्णय लिया। मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शिफ्ट कर लिया और मैंने यहाँ वकालत शुरू की। शुरू में हमने डिसाइड किया कि सीनियर एडवोकेट कोई हम यहाँ पे सर, इससे पहले आप आगे बढ़े, एक सवाल है सर, जैसे परिवार के अंदर 2 बड़े भाई ऑलरेडी वकील हैं, तो आपका वकालत की तरफ रुझान कैसे हुआ सर? वो पेरेंट्स भी, क्योंकि ऑलरेडी बाबूजी के ऑलरेडी 2 बच्चे लीगल डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, तीसरे रणधीर सिंह बडराम को लीगल में क्यों भेजा? उन्होंने आर्मी में कैप्टन, पुलिस में IPS IAS, जिस तरह का आपका कैलिबर है, आप तो ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज में भी जा सकते थे, इतने ब्रिलियंट हैं। तो आपको लॉ का आपकी खुद की चॉइस थी या थोपा गया आपके ऊपर ये? नहीं, मेरी खुद की बचपन से चॉइस थी। मेरी चॉइस थी कि मैं कहीं लीगल प्रोफेशन में काम करूं या लोगों के लिए, न्याय के लिए मैं काम करूं। ये थोपा हुआ डिसीजन नहीं था बाबूजी का? बिल्कुल भी थोपा डिसीजन नहीं था। तो बाबूजी खुश थे? बाबूजी खुश थे? बिल्कुल, मेरे पिताजी खुश थे। वो चाहते थे कि कोई बंधुआ नौकरी ना करें मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने कभी कोई ऐसा प्रयास भी नहीं किया। मैंने कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आजादी के रूप में काम करूं, स्वतंत्रता से अपना काम करूं और लोगों की जहां रहकर मैं फ्री माइंड से मैं काम करूं। कुछ ऐसा भी हमारे को देखने में, जो गांव में थे, जमीन और जायदाद के जो झगड़े होते हैं वो देखने में आते थे। कई बार गांव में छोटी मोटी पॉलिटिक्स की वजह से भी काफी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं और कानूनी रूप से लोगों की मदद करूं। उसमें काफी हद तक मैंने बहुत बड़ी सोच थी। आप अपने कामयाबी पाई है सर? नहीं देखिए, प्रयास नहीं किया सर। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो आपको बाई नेम जानते हैं, घर का एड्रेस जानते हैं, और आप नहीं होते तो 2-2 घंटे वेट करते। मैं भी उनमें से एक रहा था। जब जाट आरक्षण चला था, लोगों की बहुत सारी आपसे केवट डलवाना, आर्गूमेंट करना, आपसे सीखना, आपसे इनपुट लेना, वो तो आपको कहने की जरूरत नहीं सर। आपने मुकाम हासिल कर लिया। सर, चंडीगढ़ में कब आना हुआ और कैसे आना हुआ और यहाँ पे आपने जगह कैसे बनाई? हाँ, देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मेरे पुराने क्योंकि चंडीगढ़ में जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आपने पुरानी यादें, जब मैं, क्योंकि स्पेशली आप तो छोटे विलेज से आ रहे थे। बिल्कुल, पहली बार जब चंडीगढ़ में आया वकालत के पर्पज से, उससे पहले मैंने कभी चंडीगढ़ देखा नहीं था। बस एक बार टूर पे जाते हुए हम जरूर चंडीगढ़ से निकले थे। मैंने कभी कोई देखा नहीं कि मेरा कोई यहाँ कोई ज्यादा जानकार है। जैसे ही चंडीगढ़ आने का फैसला किया तो मैंने घर में डिसीजन लेने से पहले
पूछा कि हमारे चंडीगढ़ में कौन लोग जानकार हैं। एक दो लोग हमारे जानकार थे, कुछ मेरे लॉ में सीनियर जो थे यूनिवर्सिटी पढ़ते थे उनको मैं जरूर जानता था कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे आके पूछा कि मैं मेरी मोबाइल तो थे नहीं सर, मोबाइल वगैरह थे नहीं। हाँ। मैंने उनसे आके चंडीगढ़ में पूछा कि मैं यहाँ वकालत करना चाहता हूँ। कई हमारे दोस्तों ने कहा अच्छा है आप आइए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ वकालत करना बड़ा मुश्किल है। आपको पहले तो आपको किराए पे मकान ही कोई नहीं देगा, आप वकील हो। दूसरा आपको कुछ समय तो घर से खर्चा चलाना पड़ेगा, और इतना जल्दी मुकदमा मिलना भी यहाँ पे संभव है। लेकिन मुझे एक पॉजिटिव जो था, मेरे भाई ऑलरेडी वकील थे करनाल कोर्ट में, जिन्होंने अपने एक पहचान भी बनाई हुई थी। और मेरा भी विश्वविद्यालय इस टाइम से, यूनिवर्सिटी के टाइम से मैंने अपना बहुत ही सर्कल बनाया हुआ था। यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैंने 2 बार लड़ा रहा था यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा हम छात्र यूनियन में बड़ा एक्टिव था। मैं जितना समय पढ़ाई में लगाता था उतना सोशल वर्क करने में यूनिवर्सिटी टाइम से मैं लगाता था। काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज थी यूनिवर्सिटी की जिनमें मेरी पार्टिसिपेशन होती थी। उससे मेरी यूनिवर्सिटी पहचान बन गई थी, दोस्ती मेरी काफी बड़ा सर्कल बन गया था। चंडीगढ़ में कहाँ पे पहली बार रहना हुआ और कहाँ पे आपने अड्डा बनाया, कहाँ पे रहने का, पीजी रहे, कैसे रहे, पहले उस जिंदगी के बारे में। बिल्कुल। क्योंकि जो भी बच्चे देखेंगे बहुत सारे इसको इंस्पायर होंगे, वो भी आएंगे, उनको भी आना, उनके भी कोई रिश्तेदार नहीं है। आज भी हरियाणा, पंजाब के और यूपी के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए चंडीगढ़ अभी भी एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। तो सर इस बारे में गाइड कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जब मैं गाँव से आया तो मैं बस में मैं यहाँ आया और मैंने अपने एक दोस्तों से पूछा कि यहाँ मैं रहना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र ने मेरी हेल्प की, सहायता की। उन्होंने बताया कि आप सेक्टर 37 में एक कमरा आपको मिल सकता है। उसमें पहले से एक वकील साहब रहते थे, जिन्होंने अभी वो खाली किया है। मुझे एक किराए पे कमरा 37 सेक्टर में मिला। कितने रुपए में मिला सर? उसका किराया मैं समझता हूँ उस समय शायद कोई 1000 रुपए के आसपास उसका किराया था। वो देखो चंडीगढ़ कितना महंगा शहर है सर। बिल्कुल। हाँ, मेरे को ये लगता तो पैसे बाबूजी से लेते थे सर या भाई देते थे? मुझे लगा कि ये 1000 रुपए तो मैं घर वालों से भी लेके आने पड़ेंगे कुछ समय। नहीं सर, बाबूजी से पैसे लेते थे? भाई से। भाई उस पैसे मेरे वाले भाई से सर, जो सतपाल सिंह बड़े वाले भाई थे, उनसे लेते थे। उनसे मैं लेके आता था। मैं पहली बार आया तो उन्होंने मेरे को 6000 रुपए घर वालों ने मुझे दिए थे, भाई ने। तो बाबूजी खुश थे आपको चंडीगढ़ भेज के? या मेरे परिवार में खुशी थी कि हमारा जो बेटा है वो चंडीगढ़ जैसे शहर में जा रहा है और एक हाई कोर्ट में। नहीं सर, बाबूजी की तरफ से थोड़ी एजुकेशन रही होगी, यानी कि दूर चला जाएगा। मेरे पिताजी बहुत खुश थे। उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे कहीं अच्छा काम करें और एक नाम करें और कुछ ऐसा काम करेंगे जो आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने, हमारे इलाके के लिए प्रेरणा बने। इसको देखकर इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही फैसला है, चंडीगढ़ जाइए। मुझे घर वालों ने 6000 के आसपास पैसे दिए और मुझे लगता है कि मैं कुछ समय में खर्चा चला पाऊंगा। उसके बाद फिर देखना है कि कैसे इंतजाम करूंगा। लेकिन मुझे ये सौभाग्य है कि पिछले 1-2 महीने मुझे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जो हमारी जानकारी, मेरी अपनी जानकारी से उससे केसेस जाने शुरू हो गए। सर सबसे पहले किससे सीखी सर आपने वकालत? जैसे गुरु महाराज किसको बनाया सर? हमारे जानकारियां, भाई की जानकार RS चार साहब एडवोकेट है हाई कोर्ट में, अभी है बिल्कुल, राजेंद्र सिंह चार साहब। उनसे भाई ने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास आ जाइए, जो सिखाने की मैं कोशिश करूंगा जितना मैं मदद कर सकता हूँ। उन्होंने मदद की। हुड्डा साहब से भी, हवा सिंह हुड्डा जी से भी भाई की जानकारी थी, हमारे पास आना जाना हमारा था उनसे पारिवारिक रूप से। तो उन्होंने भी कहा कि जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो आप आ सकते हो, हम हमारी सहायता ले सकते हो। मैं कुछ समय तक, लगभग 6 से 8 महीने तक मैं राजेंद्र सिंह चार साहब के पास रहा। मैंने उनसे ड्राफ्टिंग का काम सीखा, कोर्ट में अपीयरेंस का काम सीखा। जैसे कोर्ट में फर्स्ट टाइम अपीयर होता मैं बड़ा मुझे डर लगता था कि गांव से आते तो पैर कांपने लग जाते हैं कि कैसे कोर्ट्स में जाके आर्गुमेंट्स करेंगे। पर आप तो छात्र नेता थे सर, आप भी तो नहीं कांप रहे थे? हमें था कि कितना बड़ा इसमें लॉ पॉइंट्स होंगे, किस किस क्वेश्चन पे कोर्ट्स हमें क्वेश्चन करेगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ही जैसे अपीयरेंस का मौका मिला, मुझे लगा कि ये तो जजेस भी कोऑपरेट करते हैं नए वकील को और ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते। तो कुछ केसेस करने के बाद हमारा हौसला हुआ कि ये तो हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। एक केस मेरा जो सबसे पहले केस आया मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन केस था हाई कोर्ट में। जैसे ही मैं आया, सबसे पहला केस जो आप सबसे पहला हुकम सिंह और HSCB के नाम से था। वो हमारे गांव के आसपास का ही केस था। जिस महीना में अगले महीने मुझे वो केस मिला, उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड ने हमारा कनेक्शन काट दिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी लॉ सर्च किया, उसमें मैंने पाया कि उसको कोई किस तरह का नोटिस नहीं दिया गया, किस तरह की उसको सुनवाई नहीं की गई। हालांकि देखने में लोगों से डिस्कस किया, एडवोकेट से कहते केस तो आपका कमजोर है,
बिजली बोर्ड का बिल नहीं दिया तो आपका कनेक्शन तो काटेंगे। मैंने कहा मैं प्रयास करता हूँ। मैंने केस तैयार किया और मैंने सबसे पहले आर्गूमेंट्स किए केस में कि इसको विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग कैसे डिस्कनेक्शन किया जा सकता है, इसका एक्चुअल बिल पेमेंट पेंडिंग थी या नहीं थी, तो क्वेश्चन है कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने सेक्शन 24 का प्रावधान मैंने कोर्ट में पढ़ा और कोर्ट ने कहा बिल्कुल बिना नोटिस दिए किसी का ऐसे डिस्कनेक्शन करना गलत है। और फर्स्ट डेट पर ही जजेस ने ये भी समझा कि नया वकील है, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में आया, उन्होंने उसको स्टे कर दिया, रिलीफ दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा, मेरा हौसला उससे बढ़ा। और वो केस हमारे जो पेपर में रिपोर्टिंग होती है, वो केस कुछ हमारे जो कोर्ट्स में बैठे होते थे न्यूज़पेपर वाले, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, काफी बड़ी न्यूज बन के आई, मेरा उससे और हौसला बढ़ा। और अल्टीमेटली मैं वो केस मेरा हुक्म सिंह का मैं जीता भी हूँ और रिपोर्ट भी हुआ। यहाँ से मेरी एक शुरुआत थी, यहाँ से मेरा हौसला था। मुझे लगता है कि वो मेरा केस पहला केस कोर्ट उस दिन नोटिस नहीं करती, ये स्टे नहीं करती तो मैं काफी समय लगता मुझे। अरे नहीं सर, ऐसी वो नहीं है सर, आप इतने उस पे हो। सर कुछ सवाल मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ। कुछ वकील साहब आपसे नाराज तो नहीं है, खैर आपके दोस्त है, सर्कल में है सर। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि ये वकालत के साथ साथ जो नेतागिरी का है सर, वो चस्का कहाँ से पड़ा? मेरे को ये जैसे ही मैं कॉलेज में गया 11th में, वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हम मेरे से को मिले, वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की ये समस्याएं यहाँ पर, और कहीं पार्किंग की प्रॉब्लम है या कहीं आने जाने की बच्चों में प्रॉब्लम है, बसों से बच्चे आते हैं उनके पास वगैरह की समस्याएं हैं, हॉस्टल में मेस की समस्या है, रहने की समस्या है, जो बच्चे वहाँ रहते हैं। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो भी कोई जहाँ डिमांड होंगी मैं आपके साथ चलूंगा। और मैं आपकी SFI वहाँ उन दिनों एक्टिव थे लोग काफी सारे, उनके संपर्क में मैंने कहा मैं आपके यूनियन के साथ रहूंगा जहाँ भी आपकी यूनियन जाएगी। तो 11वीं क्लास से आपको चस्का पड़ गया? से ही मुझे ये अच्छा लगा कि एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर अभी आप अपनी चलो जिस तरह भी आप समय दे पाते हो राजनीति को वो दे रहे हो, इसके साथ आपने एक NGO फाउंडेशन भी स्टार्ट की सर, जिसमें आप समाज सेवा करते हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये समाज सेवा का एक फाउंडेशन का अपनी पॉकेट से लगा के और अपने पास से अपनी कमाई से आज बहुत कम लोग कर पाते हैं जो आप खर्चा कर रहे हैं। आज आप ग्रामीण देहात के अंदर जनशक्ति नाम की एक NGO बना के जो जितना आप खर्चा कर रहे हैं, जनशक्ति के बारे में बताइए सर। देखिए, मैं जब से वकालत में आया हूँ तब से ही मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ सोशल जो एक्टिविटीज है उठाता रहा हूँ, चाहे एडवोकेट्स की समस्याएं हैं या आम व्यक्ति की, आम लोगों की समस्या उठाता रहा हूँ। मैंने पंचकुला में जब कोर्ट्स आई, कोर्ट्स लेके आने में पंचकुला रहता था, मैं ग्राम पंचायत के रेजुलेशन बनवा के एक्टिविटी यहाँ शुरू की, कोर्ट्स हम लेके आए। उसके बाद जिला अदालत के लिए हमने प्रयास किया और मैं 7 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा हूँ। मुझे शुरू से जुनून था कि अमर अनशन की मैंने घोषणा की थी कि यदि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आएगा तो मैं अमर अनशन रखूंगा। मेरे साथ 2-3 मेरे और साथी थे, हम उस अमर अनशन पे बैठे और अल्टीमेटली हमें उसका लाभ हुआ कि पंचकुला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लेके आए। कोर्ट कम्प्लेक्स आया, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, तो मैं पर्सनली उनसे जाके मिला कि पंचकुला में कोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए जगह होनी चाहिए और एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स होने चाहिए। तो चौधरी बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे पास आसपास के कुछ ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव में लेके गया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और मेरे रिप्रेजेंटेशन के बाद पूरे 9-10 महीने में पंचकुला में एक नया कोर्ट कम्प्लेक्स की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी होती है। बताइए सर। उसके बाद बार का प्रधान में बना, सरकार बदल चुकी थी हरियाणा में, मैं उसके बाद बार के प्रधान बने सर? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बार हमने बनाई थी। बार का प्रधान में बना तो मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी, ये 2000 की बात है। उससे पहले मैं सेक्रेटरी था बार का, जब मैं बंसीलाल जी से मिला था, हमने एक बार बनाई थी पंचकुला में। नेक्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बना तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आ चुकी थी। मैंने फिर वही अपना एजेंडा दोहराया कि एडवोकेट्स की समस्याएं हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे दिखते हैं, चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स हैं, चैम्बर्स हमारे नहीं बन पाए थे। तो मैं उनके जाके रेजिडेंस पर मिला, एक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया कि एडवोकेट्स को चैम्बर्स के लिए जगह देनी कि सरकार का दायित्व भी है और हमारी एक डिमांड भी है। उन दिनों एक पत्र के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप DC साहब से मिल लीजिए, हम उनसे बात करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए हमें। जैसे ही मैं 2 दिन के बाद
डिप्टी कमिश्नर पंचकुला को मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मिस्टर जोशी उन दिनों डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको जल्दी ही जगह अलॉट करेंगे, आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। कुछ दिनों में ही हमने एक एग्रीमेंट किया जगह अलॉटमेंट का, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, मैंने बतौर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट किया और हमें सरकार ने जगह अलॉट की और ये चैम्बर बने हैं। खुशी खुशी से आज वहाँ पर। अच्छा सर, बार काउंसिल में कैसे आपकी एंट्री हुई? बार काउंसिल के चेयरमैन भी बने और बार काउंसिल को चलाया भी आपने, और कुछ ऐसे आपने हिस्टोरिक कुछ लैंडमार्क रिवोल्यूशन भी लेके आए आप बार काउंसिल के अंदर। तो बार काउंसिल में आइडिया कैसे आया, बार काउंसिल की पॉलिटिक्स में कैसे जाया जाए? क्योंकि सबसे गंदी पॉलिटिक्स अगर है तो टफ पॉलिटिक्स है तो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की टफेस्ट है सर, टफेस्ट है। तो इसमें रिवोल्यूशन लाना, तो क्या आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्ट नहीं किया लोगों ने, मेंबर्स ने काफी लेग पुलिंग नहीं करी होगी? देखिए आपने काफी ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जो मेरी दुख तिरक पे आपने आंसर दिया। जब मैं बार का प्रेसिडेंट था तो मुझे लगा कि बार के प्रेसिडेंट के बाद भी कुछ और काउंसिल एक पावरफुल बॉडी है एडवोकेट्स की, वहां रहकर मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। बार का प्रधान रहने के साथ साथ मैंने बार काउंसिल का चुनाव लड़ा, तब मेरी प्रैक्टिस मैं समझता हूँ शायद 5 साल की प्रैक्टिस थी पहला मैंने जो चुनाव लड़ा। और मुझे शायद आप सबसे यंगेस्ट चेयरमैन भी रहे। नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में आया सबसे यंगेस्ट शायद आप हो सकता है, क्योंकि बार काउंसिल का जो चुनाव मैंने लड़ा था वो काफी तब मैंने लड़ा, पूरा हरियाणा पंजाब में मैं गया, लेकिन मैं पहले इलेक्शन बार काउंसिल का नहीं जीत पाया। उन दिनों में प्रयास करता रहा, मैंने कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी लेटर लिखा, मैंने लॉ कमीशन को भी लेटर लिखा कि एडवोकेट्स के वेलफेयर वगैरह के लिए कानून नहीं है, एक कोई ऐसी इनेक्टमेंट होनी चाहिए कि एडवोकेट्स के लिए कोई वेलफेयर स्कीम हो ताकि अनटाइमली डेथ एडवोकेट्स की हो जाए या ओल्ड एज में उनको कोई पेंशन वगैरह की स्कीम हो। मैं समझता हूँ कुछ और लोगों ने भी लिखा होगा, तो उसके बाद एक एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट बना, लेकिन आपका बहुत बड़ा प्रैक्टिकली वो एक्ट लागू नहीं हो सका था। फिर मैं अगला इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुआ और मेरा सौभाग्य रहा, सभी लोगों ने जो हमारे मेंबर चुने गए थे उन्होंने सहमति जताई कि आप फर्स्ट चेयरमैन होंगे बार काउंसिल। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि चुनाव जीतते ही मेरे सारे जो बार काउंसिल के 25 मेंबर हैं मोस्टली सभी ने सहमति दी और सर्वसम्मति से। सब अलग अलग एरिया से आते हैं, सभी अलग अलग एरिया से आते हैं और कोई ज्यादा पीआर भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सबसे कुछ एक लोगों से मेरी पहचान थी, तो काम देखते हैं सर। बिल्कुल 2013 में जब पहला चुनाव हुआ तो मैं चेयरमैन बना और मेरे मन में फिर वही ख्याल आया कि एडवोकेट्स के लिए थोड़ा समय मिलता है, कोशिश करता हूं कि वेलफेयर का कोई स्कीम बने। सौभाग्यवश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मेरी उनसे पर्सनल जानकारी भी थी और मैं समझता हूँ एक एडवोकेट होने के नाते वो पॉजिटिव इस बात में थे। मैं उनसे मिला कि मैंने एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर फंड के जो रूल्स हैं वो बनाने हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके रूल्स आप ड्राफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ड्राफ्ट हमें ही करने थे बार काउंसिल ने। मैंने 2-3 मेंबर हमारे बार काउंसिल के और बैठ के वेलफेयर फंड के रूल्स बनाई, कमेटी बनाई और वो रूल्स बनाकर जैसे ही मैं मुख्यमंत्री से फिर मिला कि हुड्डा साहब ये एडवोकेट्स के वेलफेयर फंड रूल्स हैं, इनको आप पास कराइए कैबिनेट में, जो इसका प्रोसीजर है हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कंसर्न जो फाइनेंशियल कमीशनर था उनको कहा कि आप ये रूल्स जो हैं एडवोकेट्स के इनको प्रोसेस में लेके आइए। मैं सेक्रेटरी, मैं अलावा साहब और मिस्टर कासवा मेंबर हम सेक्रेटरीट गए और हमने वो रूल्स जो वहाँ से जो कंसर्न विभाग था उससे प्रोसेस कराए और उनसे हमने जो उसकी ट्रांसलेशन वगैरह देनी थी, उसके ड्राफ्टेड रूल्स देने थे वो दिए और उसके बाद गवर्नमेंट ने वो रूल्स हमारे जो हैं अप्रूव किए और नोटिफाई हुए। अरे वाह, 2014 बहुत बहुत बधाई का काम किया आपने, बहुत बहुत बधाई सर। एक बीच में सवाल मिस हो गया कि जो आपकी एनजीओ जो जनशक्ति है उसका मुख्य कार्य क्या सर? जो आप फाउंडेशन आप चलाते हैं जिसमें मुख्य कंट्रीब्यूशन आपका है, वो जनशक्ति का काम क्या सर? देखिए, इससे पहले हम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के नाम से एक संस्था हमने बनाई हुई थी, जिसमें हम कुछ काम ऐसे करते थे मानव भलाई के, जैसे कुछ गरीब लोग हैं उनकी कोई आर्थिक मदद कर देते थे और किसी ने परेशान किया है गरीब आदमी को, उसकी भी हम जाके कानूनी रूप से मदद करते थे और प्रशासनिक स्तर पर भी हम उनको रिप्रेजेंटेशन देके करते थे। लेकिन मेरे मन में थी कि इससे ज़्यादा और आगे बढ़ के हमें काम करने की आवश्यकता है। काम मुश्किल था, मैं अपने समय का कम से कम 1/3 समय तो मैं सामाजिक गतिविधियों में लगाता हूँ और मैं अपनी इनकम का यदि पूरा लगाया जाए तो 50% तो सोशल एक्टिविटीज में मेरा
चला जाता है पैसा। जब से मैं वकालत में है तब से ही अपने आमदन का 50% जो इनकम है उसका मैं सोशल एक्टिविटी। क्या सर आपकी बार आपको मान के चले कि हम किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में कैंडिडेट देखें एमएलए का आपको? आने वाले मिनिस्टर से बात कर रहे हैं सर हम? आने वाले मिनिस्टर से बात कर रहे हैं सर? देखिए ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा जी। ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेढ़ा है, स्पष्ट करना पड़ेगा सर। राजनीति बहुत ही ऐसा काम है, मैं समझता हूँ सर सारी पार्टी आपको लगभग करना चाह रही है बिकॉज आप मास बेस है। हमने मास बेस ठीक है। हम ये मैं इस बात पे ज्यादा खुश हूँ जो जनशक्ति आवाज के नाम से मैंने एनजीओ हमने बनाई हुई है, उसमें हम हर जिले में जाते हैं। करप्शन का हमने मुद्दा उठाया, जहाँ भी करप्शन है खाने की। सर अगर केजरीवाल जी घर पे आ जाते हैं, वो कहते जी नहीं बडराम साहब ये टिकट पकड़िए, राघव से लड़िए। मैं इतनी ज्यादा इच्छाएं मन में नहीं पालता। नहीं सर, अगर केजरीवाल जी आ जाते हैं, वो घर घर जा रहे हैं आजकल, अच्छे आदमियों को ढूंढ रहे हैं सर वो। देखिए मेरे को राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, किस तरह से लोग राजनीति में सक्सेसफुल है। सर बार काउंसिल का भी अनुभव नहीं था सर, आप बार प्रेसिडेंट का भी अनुभव नहीं। नहीं सर, बार काउंसिल आपके जो क्वेश्चन है सीधा दीजिए सर, आप सीधा जवाब दीजिए। राजनीति में सच्चाई से पूछो, मैं इसमें ज्यादा खुश हूँ क्योंकि राजनीति में कई बार झूठ बोलनी पड़ती है आदमी को। राजनीति में डिवाइड के रूल्स की सर अगर हुड्डा साहब आ गए, बडराम साहब आपको मैं फ्री एंड मिल गया कांग्रेस से, आपको लड़ना पड़ेगा क्या? रणधीर बडराम जी एक्स चेयरमैन बार काउंसिल, एक्स प्रेसिडेंट पंचकुला बार काउंसिल, क्या तैयार हैं? देखिए मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सामाजिक गतिविधियां मेरे लिए प्रायोरिटी हैं और समाज में मुझे सेवा करने का मौका यदि सरकार किस तरह से दे सकती है वो ये दे सकती है हमारी जो एनजीओ है। तो सर वजीर, पढ़े लिखे वजीर कहाँ से आएंगे सर? पढ़े लिखे मिनिस्टर कहाँ से कैसे आएंगे जब तक आप आना चाहिए? आप जैसे आना चाहिए सर, आप भी नहीं आ रहे तो और कौन आएगा? की राजनीति इतनी खराब हो चुकी है सर, ठीक करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आज जो लोग झूठ बोलते हैं, जो करप्ट हैं, जो पैसे लेते हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग या तो राजनीति में आ नहीं रहा, यदि आ रहा है तो उनको फिर पीछे धकेल दिया जाता है। तो जनता में एक तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिवाइड करके या पैसे के लालच से जो चुने हुए लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान या मस्जिद मंदिर, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उस तरह की जो राजनीति चल रही है, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। मैं कई बार हैरान तो सर आप मान के ही चले कि अब की बार अगर केजरीवाल जी, हुड्डा साहब या चौटाला साहब कोई भी आते हैं घर पे, जो पहले आ गया वो आपको वजीर बना के जाएगा सर। देखिए सुखवीर जी, ये आपका बड़पन है कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि मेरी तरह जो हम एक्टिविटी करें और सारे लोग इस एक्टिविटी में जुड़े। परिवर्तन यदि हमें लाना है तो राजनीति में समझता हूँ डायरेक्ट इस तरह की राजनीति में जाके परिवर्तन अब आने वाला नहीं है। सारा सिस्टम अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। उसके लिए सामाजिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन तैयार करने की जरूरत है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके वो तो आपने कर लिया सर, जनशक्ति के थ्रू तैयार कर लिया सर, एक अभियान चलाने की जरूरत है सर, जनशक्ति के थ्रू तैयार कर लिया। मेरा तो यही इच्छा है कि आप जैसे जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज उनको राजनीति के पैरेलल एक सिस्टम तैयार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों का विरोध करने की जरूरत है, बेनकाब करने की जरूरत है इन लोगों को, बहुत ज्यादा बड़ी सेवा होगी। सर 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिनसे आप थोड़ा सा उखड़ेंगे और उखड़ना भी चाहिए। सर आप भी बार काउंसिल के चेयरमैन होते हुए उसके बाद भी आपके पास पावर रही है, क्या ये पार्टियों का ताम झाम जो इलेक्शन के अंदर 20-20 लाख रुपए बार इलेक्शन के लिए खर्चा करते हैं, शराब पिलाते हैं, बुरी तरह वो होता है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन ले पाए सर? तो आप क्या मैं बडराम साहब का फेलियर नहीं मानूं इस बात को? देखिए इसमें कोई एक्शन का क्वेश्चन नहीं है। जो बार काउंसिल का चुनाव है, एक तो इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, वो सारा सिस्टम ही तबाह हो चुका है। खर्चा करते हैं, ये मैं कहता हूं कि बार काउंसिल के लोग कोई बार काउंसिल के पैसे से, पब्लिक पैसे से नहीं खर्चा करते। मैं खुद का अनुभव रहा, हो सकता है बनने से पहले हमारी कुछ और इस बारे में सोच हो, लेकिन बनने के बाद मुझे लगा कि जो बार काउंसिल मेंबर हैं वास्तव में वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपनी ये गलत नहीं है सर, मेहनत का पैसा लगाते हैं, लेकिन राजनीति में आने के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता कि उसको जाना भी पड़ेगा, एक्सपेंसिव तो उसको करने पड़ेंगे। इसमें सुधार की गुंजाइश है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही देश का चेंज होगा तो भी ये चेंज हो सकता है। अदरवाइज मैं कल्पना करूं कि बिना पैसे के चुनाव आज के समय में लड़ा जाए, ये आज के समय में संभव नहीं है। बिना पैसे के तो हम वो सेवा कर सकते हैं जैसे हम करें, सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको हम उठा सकते हैं मीडियम। मतलब मोटा ये मान के चले कि बार काउंसिल के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि ये दारूबंदी जो पार्टियां चलती है नहीं रोक पाएगी। सर दूसरा सीधा सवाल आपसे ये है, ये वकीलों की तरफ से सवाल है। जब हमने सोशल मीडिया पर डाला कि हम रणधीर सिंह बडराम साहब के पास इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल खुले दिल से सारे जो सवाल पूछे जाएंगे, कुछ वकील साथियों ने लिखा है कि उनका टोल क्यों नहीं माफ होता।
अगर पूरा नहीं माफ कर सकते तो कम से कम आधा टोल कर दिया जाए एक वकील के लिए, क्योंकि एक वकील अगर कोई करनाल में रहता है तो वो पेवा भी जाएगा, कुरुक्षेत्र भी जाना पड़ता है, उसको पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता है। तो मतलब आपकी बॉडी, आप लोग क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई कर पा रहे? ये मुद्दा काफी समय से पहले भी चला, हमने भी इस पे चर्चा की, क्योंकि एडवोकेट जो है न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। एक वकील को कोर्ट में जाना पड़ता है अपने क्लाइंट्स की पैरवाई के लिए, और अल्टीमेटली इतने भारी जो टोल टैक्स हैं उनको देने पड़ते हैं। इसके लिए काफी एडवोकेट्स ने भी आवाज उठाई है, लेकिन हम इस बात में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो नीति निर्धारण है राजनीतिक लोग करते हैं, और राजनीतिक लोग सत्ता में आने के बाद एक बुद्धिजीवी वर्ग को भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि एडवोकेट्स के पास आमदन काफी है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आज भी 90% जो हमारे वकील हैं वो मैं नहीं समझता कि उनकी सफिशिएंट इनकम होगी अपना घर चलाने के लिए। ये कठिन सच्चाई है कि बहुत ही कम वकील आज इस प्रोफेशन में हैं जो व्यक्तिगत जो उनकी आमदन है उससे अपना परिवार और भरण पोषण कर पा रहे हैं। सर, एक बच्ची ने आज लिखा, बच्ची यशोदा है, रोपड़ से है, वो ये कहती है सर मैं रोपड़ से डेली चंडीगढ़ आती हूँ। आज उसने फेसबुक पे लिखा है मेरे, उसने कहा कि मैं डेली अप डाउन करती हूँ, तो कहने लगी 200 रुपये मुझे खर्चा लग जाता है, और मैं ट्रेनी हूँ और मुझे सीनियर से कुछ नहीं मिलता, और 6 से 7 हज़ार रुपये मेरे किराए पे लग जाते हैं। क्या 50% एटलीस्ट रोडवेज, सरकारी रोडवेज, चाहे लड़का है लड़की है, क्या एक एडवोकेट्स को सर थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं मिल सकता? आपकी राय में क्या सर? आप इतने पावरफुल आदमी हैं, अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव से लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री को सर रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी सर। देखिए, मैं जो चेयरमैन था, मैंने कितने सारे पत्र पंजाब सरकार को भी लिखे, हरियाणा सरकार को भी लिखे। मैंने ये भी कहा कि हमारे बजट में प्रावधान होना चाहिए, बार काउंसिल के पास ऐसा सफिशिएंट फंड्स हों ताकि वो नए आने वाले वकील हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सके, 5 से 7 या 10 हज़ार रुपये तक उनको आर्थिक मदद दे सकें। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा हाई कोर्ट इकट्ठा है, और दोनों सरकारों का ट्रेंड रहा कि हरियाणा के वकील हैं, पंजाब के वकील हैं, और दोनों की बार काउंसिल है। हमें बिल्कुल बजट बार काउंसिल को नहीं मिलता। मैंने खुद अपने समय में पूरे इंडिया की जितनी बार काउंसिल जम से सबसे रूल्स मंगवाए। मैंने प्रयास किया कि तुलना की कहाँ सरकारें एडवोकेट्स को मदद करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार काउंसिल का कि सरकार से कोई निश्चित रूप राशि नहीं मिलती। तमिलनाडु में है, सरकार का एनुअल बजट में बार काउंसिल को पैसे दिए जाते हैं। बिहार में भी एडवोकेट्स को आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल को पैसा दिया जाता है, दिल्ली में भी पैसा दिया जाता है, लेकिन हरियाणा पंजाब में सरकार के बजट में किस तरह का प्रावधान नहीं है। मैंने खुद तो सर आपका फेलियर मैंने खूब इस पे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं गवर्नमेंट को, मेरे पास उनके जवाब भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अलग नहीं होगा, दोनों सरकारों को ढुलमिल रवैया रहेगा। यहाँ तक कि जब मैंने वेलफेयर रूल्स बनाए, रूल्स बनाने के बाद मुख्यमंत्री साहब को मैं मिला हूँ, कुछ लोगों ने कह दिया कि ये रूल जो हरियाणा के नहीं है, पंजाब के एडवोकेट्स इसका बेनिफिट उठाएंगे। मेरे साथ हंगामा हुआ। मुझे पता है कैसे लोगों ने वहाँ, कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री को इन्होंने जो रूल्स दिए बना के, इनसे दूसरे राज्य के एडवोकेट्स को बेनिफिट होने वाला है। मुझे वो फेस किया, मेरे लिए बड़ा एक ऐसी पोजीशन मेरे लिए पैदा हुई कि इन लोगों ने झूठ बोलकर हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री साहब को भी बता दिया कि रूल्स गलत है। मैंने फिर, मेरे मन में गुस्सा था कि मैंने आज इस बात का निर्णय करना है। मैं फिर से पंजाब के रूल्स लेके गया, और फिर से मैंने वो जो ड्राफ्टेड रूल्स से मुख्यमंत्री साहब हुड्डा साहब को दिखाए कि नहीं, एडवोकेट्स के जो रूल्स हैं हरियाणा के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, और यूटी चंडीगढ़ के अलग हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको नोटिफिकेशन कराते हैं। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा में और पंजाब में अलग अलग बजट का प्रावधान विधानसभा में एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए नहीं होगा, जब तक कि हाई कोर्ट अलग नहीं होगा, जब तक कि बार काउंसिल अलग नहीं होगा। सर, इस मुद्दे पे आएंगे, हाई कोर्ट अलग मुद्दे पे। इसके अलावा सर, जैसे अब यहाँ पे हॉस्पिटल है, PGI है, 32 है, कहीं पे भी है सर, जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, उनको तो सारा फ्री ट्रीटमेंट होता है सर। एक वकील को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और होते भी हैं खड़े खड़े, हाई कोर्ट इतनी बड़ी हाई कोर्ट है, तो सर उसके अंदर 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है सर। उनको ओवर द प्रायोरिटी, उनको बेड मिल जाए, उनको कचरे की तरह कोने में पड़ा रहना पड़ता है। तो बार काउंसिल या हाई कोर्ट की यूनियन कुछ नहीं कर पा रही सर। मतलब आप लोगों का फेलियर है सर, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, आप हमारे नेता हैं, हमारे लीडर है सर। हमने जो रूल्स बनाए थे उनमें ऐसा प्रावधान था कि एडवोकेट्स को हॉस्पिटल में इलाज के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक का उसमें प्रावधान था। उनकी ट्रीटमेंट के लिए बार काउंसिल देगी। वेलफेयर रूल्स में ऐसा प्रावधान है। जो सीरियस इलनेस है उसके ट्रीटमेंट के लिए बार काउंसिल में प्रावधान है। मैं समझता हूँ शायद प्रैक्टिकली एडवोकेट्स को अब तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। मेरा थोड़ा सा छोटा सा क्या कारण रहा होगा सर, क्यों नहीं मिल पाया? इसका वही मैं कारण बताऊंगा, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाई। मेरा छोटा सा टेन्योर था,
7-8 महीने के लिए जितने दिन में रहा, मैं पूरा समय बार काउंसिल के एडवोकेट्स की समस्याओं के लिए लगाता रहा, लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा वही आया, पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट की बार काउंसिल इकट्ठी होने की वजह से हमारे बजट में कोई प्रावधान नहीं बन पाया, और ये मैं समझता जब तक बन भी नहीं पाएगा, पूरी तरह से रूल्स लागू भी नहीं हो पाएंगे जब तक कि अलग बार काउंसिल ना बने दोनों स्टेट्स की, जब तक कि अलग हाई कोर्ट ना बने पंजाब और हरियाणा का, तो दोनों स्टेट्स के एडवोकेट्स अल्टीमेटली सफर हैं। और इसके निदान के लिए चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आनी हो, चाहे किसी और तरह की वेलफेयर पॉलिसी लेनी है, उसके लिए बजट में प्रावधान की जरूरत है, उसमें पैसे की जरूरत है, उसमें 50 से 100 करोड़ रुपया एनुअली यदि बजट में प्रावधान होगा तब कुछ मामूली सी सहायता एडवोकेट्स की हो सकती है, क्योंकि हरियाणा में 50,000 से ज्यादा वकील है और 40,000 के लगभग वकील पंजाब में हैं। हरियाणा में एडवोकेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा, टोटल यदि मिलाएं हरियाणा पंजाब यूटी की, वो 1 लाख से ज्यादा वकील प्रैक्टिस में हैं, और उनको यदि मामूली सी सहायता की भी कोई प्रावधान किया जाए तो 100 से 150-200 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें आता है, जो अपने फंड से बार काउंसिल नहीं दे सकती, जिसमें सरकार में बजट में प्रावधान होगा तभी वो दे पाएंगे। और इसके लिए हम संघर्ष किए हैं, बार काउंसिल ने भी किया है, मैंने भी किया, और आने वाले समय मेरा एक संघर्ष अब चल रहा है। मैंने सोच लिया कि अपना जो समय है वकालत के साथ साथ जो समय बचा है वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए और इस न्याय व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है। आज आम आदमी समझता है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। बिल्कुल सही बात है सर, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं हर हफ्ता किसी न किसी एक बार काउंसिल में जाता हूँ, एडवोकेट्स की राय लेते हैं और इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस न्याय व्यवस्था को सुधारा जाए, लोग अपनी जीवन में। सर आपके ऊपर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ सर, आपके ऊपर एक और बहुत बड़ा आरोप है जिसको सीधा का सीधा आपके ऊपर लगाया सारे वकीलों ने कि आप बार काउंसिल में इतनी फीस क्यों चार्ज करते हैं। बार काउंसिल एक नया एडवोकेट जो जिस परिवार से आता है वो एकदम से 25-30 हजार रुपये जो लेते हैं, और ऊपर से डीडी और बार काउंसिल का जो स्टाफ है शीट पे नहीं मिलता है, ऊपर से पता नहीं कितने मतलब 25-30 हजार रुपये। सर ये ज्यादती नहीं है सर, ये ज्यादती नहीं है। ठीक है 1,000-2,000 रुपये रख लीजिए सर, वो आपका वकील है, आपका वकील साथी है सर, नया आया वो अपने माँ बाप से कहाँ लेके आएगा सर, किसके पास जमीनें बची है। बार काउंसिल में चेयरमैन या मेंबर मुझे भी लगता था नहीं, ये मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। 30 हजार रुपए जस्टिफाइड है सर, यदि 14-15 हजार आप तो उसका कारण है 80 किलो के जमींदार थे सर, आपके लिए तो अफोर्डेबल है। आपके 2 बड़े भाई वकील मैं बताता हूँ आपको, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी सर। एनरोलमेंट कराने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बार काउंसिल आपको ट्रीटमेंट के लिए 20,000 आप नेक्स्ट डे ले सकते हो सर। आप देखिए सर उसकी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए ना, अगर आपने 30,000 लेना तो इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। बार काउंसिल चल नहीं पाएगी ना जी, क्योंकि सरकार, हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं है, बाकी बार काउंसिल में है। नहीं तो सर इनकम टैक्स स्टाफ है, अगर फादर इनकम टैक्स भरता है तो उससे इतना ले लीजिए, जो इनकम टैक्स नहीं भरता उसको माफ कर दीजिए सर, कोई प्रोविजन तो निकालिए ना गरीब आदमी को। मुझे ये देखने में है कि बार काउंसिल के जो एक्सपेंसेस हैं, यदि हम ये नहीं लेंगे तो बार काउंसिल बंद हो जाएगी। हम हर बार एसोसिएशन को भी बार काउंसिल किताबें खरीदने के लिए पैसे देती है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी सॉफ्टवेयर देती है बार काउंसिल। सर मुद्दा जो नए बच्चे आते हैं, ये नहीं सर, मुद्दा ये है कि इसको कम कर देगा सर। इतने से बार काउंसिल नहीं बंद होने वाली सर, इतने चीफ मिनिस्टर, इतने आपके पास हाई डिग्निटरी के लोग आते हैं, वो डोनेशन देके जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर 30,000 की जगह 10,000 रुपए कर दीजिए सर, वो किस्तों में 3 साल में ले लीजिए। बार काउंसिल उसको कम भी कर देगी तो जो बार काउंसिल आर्थिक मदद देती है एडवोकेट्स को वो बंद हो जाएगी। हमारे यदि नया बच्चा लाइसेंस लेके कोई जाता है एडवोकेट बनकर और 2 दिन बाद बीमार हो जाता है तो बार काउंसिल ऐसे काफी सारे पैसे उनको देती है। मेरे टाइम में मैं समझता हूँ 40 लाख के आसपास तो मेरे टेन्योर में, छोटे से टेन्योर में एडवोकेट्स के गए हैं। जो एडवोकेट्स की डेथ हुई टाइमली 1-1 लाख रुपया हम उनको दिया है। जो वकील बीमार रहे हैं 20-20 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए एडवोकेट्स को गए हैं। वो पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा, आर्थिक मदद एडवोकेट्स की नहीं हो पाएगी। फेवर में नहीं सर की कम हो, वो कम होने के लिए होगा सरकार से बजट का प्रावधान के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो पैसा तुरंत कम हो जाएगा जो सरकार अपने बजट में रखेगी। यदि हम वो पैसा, आपका ये मानना है कि सरकार को इसमें सपोर्ट करेगी तब जाके कम होगा सर? तभी कम हो सकता है प्रैक्टिकली। मैं आज बार काउंसिल मेंबर नहीं हूँ, मैं इस बात के पक्षधर हूँ कि बार काउंसिल भी ठीक से चले और नए वकीलों पर, नए जो आने वाले हमारे साथी हैं उनको आर्थिक मदद भी मिले और इन सारी समस्याओं का समाधान। जो आपने पूछा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पैसे नहीं होते। हमने भी कई बार नए वकील बनने के लिए लाइसेंस लेने आए तो हमने अपनी जेब से कुछ लोगों की मदद करनी पड़ी। इसका समाधान वही होगा, लड़ना पड़ेगा, सरकारों से बजटरी प्रोविजन कराना पड़ेगा। सर थोड़ा बहुत तो बार काउंसिल भी तो करे सर, थोड़ा बहुत 20-25-50% कुछ बार काउंसिल को भी तो करना चाहिए ना सर। अब ये
तो देखना पड़ेगा कितना। आप एक चिट्ठी लिख सकते हैं सर, आप इतने पावरफुल आदमी हैं, आप वेल नोन हैं, आप हर क्योंकि बार काउंसिल में चुने हुए लोग हैं, बार काउंसिल में चुने हुए हैं, उनका लगता है कि हमारे से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उनका है, हमारे से ज्यादा उनके सर आप एक चाहने वाले हैं। इनिशिएटिव तो लीजिए सर, तो बाटन सर कम से कम आप इनिशिएटिव लीजिए। बार काउंसिल का खर्चा नहीं चल पाएगा, मैं नहीं मानता कि बार काउंसिल का इतने एक्सपेंसिव हैं वो नहीं चल पाएंगे, एडवोकेट्स की आर्थिक मदद नहीं कर पाएंगे। बीमारी की अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में, एक बार हमारे पास यमुनानगर से एडवोकेट के मैसेज आया, उनका लेटर आया कि एडवोकेट की डेथ होने के बाद उसकी जो पत्नी है मंदिर में रहने के लिए मजबूर है। हमने खुद अपने बार काउंसिल के फंड से उसको 1 लाख रुपए की मदद की है। ऐसे मेरे टाइम में 40-45 लाख रुपए दिया है, वो मानते हैं सर, वो खर्चा बंद हो जाएगा यदि बार काउंसिल किसी से पैसे नहीं लेगी। सर पैसे का नहीं है, पैसे 30,000 से 15,000 करने का है, तो इसमें कुछ डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देखिए एचएमटी के दर्शकों को, मेरे वकील साथी को मैं बता रहा हूँ कि रणधीर बैडरान साहब एक चिट्ठी लिखेंगे बार काउंसिल को कि इसके अंदर जायज एक कमी की जाए, कुछ परसेंटेज कम किया जाए, क्योंकि आज के टाइम जो फीस है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो बैडरान साहब ने ऑन द कैमरा ये कहा कि ये चिट्ठी लिखेंगे बार काउंसिल को, जितना भी जायज कम हो सकता है वो कम करेंगे। अभी पिछले दिनों अखबार में भी काफ़ी देखा गया है, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज लगी है, और आपके ऊपर बहुत सारे वकील साथियों ने आरोप लगाया कि आप तो बीजेपी के साथ जाके मिल गए हैं और खट्टर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप दोनों जो आप स्टेटमेंट बना के देते हैं वही खट्टर साहब जाके दे देते हैं कि हमारी हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब की अलग होनी चाहिए। खट्टर साहब इतने सीधे आदमी हैं, उनको ये नहीं पता कि हरियाणा की और पंजाब की हाई कोर्ट अलग है या नहीं है, लेकिन आपने जाके उनके कान में फूंक भरी, उनको पर्ची दी और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे बोलिए। देखिए सुखबीर जी, आपने जो क्वेश्चन किया है उसको यही आपको कहूंगा कि ये मेरे अपने दिल की आवाज है कि हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। बतौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, बतौर चेयरमैन बार काउंसिल, मैंने महसूस किया कि काफी सारी समस्या इसलिए है कि हमारा हाई कोर्ट पंजाब का अलग नहीं है, हरियाणा का हाई कोर्ट अलग नहीं है। मैं इससे पहले ये मुद्दा उठाता रहा, 2013 में मैंने मुद्दा उठाया था और काफी सारे मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें मैंने पहले भी ये मुद्दा उठा के जब जाहिर किया कि हाई कोर्ट की डिमांड जायज है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने जो बात की है हरियाणा के हाई कोर्ट की, मैं नहीं सर, वो तो आपने करवाई है, वो तो आपने करवाई है। नहीं सर, देखिए मैं कोई किसी नहीं सर, ये खट्टर साहब से आपने करवाई है, वकीलों का आरोप है कि आप खट्टर साहब के साथ खास दोस्त हैं। इसमें कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब ने बात कही है, मैं इसका 100% आज भी स्वागत करता हूँ। और 2013 में ऐसा ही इसी तरह की जो मीटिंग हुई थी विज्ञान भवन में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बात की थी और मैंने उसका भी समर्थन वहां भी आपने करवाया था और यहाँ भी आपने करवाया है सर। देखिए यदि मुख्यमंत्री साहब इस बात को कहते हैं, इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, पूरे हरियाणा पंजाब के एडवोकेट्स को स्वागत करना चाहिए। यदि भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब का हाई कोर्ट अलग हो, उसका एडवोकेट साथियों को सभी को स्वागत करना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं कि एडवोकेट्स की काफी सारी समस्याएं ऐसी हैं, एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम लागू नहीं हो पा रही हैं, एडवोकेट्स के लिए बजटरी प्रोविजन हरियाणा और पंजाब में नहीं हो पा रहा है, उसका कारण हाई कोर्ट है। और मुझे जैसे ही मुख्यमंत्री हरियाणा ने स्टेटमेंट दी, मैंने उसका सबसे पहले स्वागत किया। सर वो स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट थी सर, आप उसको कवर कर रहे हैं। देखिए सर, मेरा सवाल आपके साथ ये है, क्या हाई कोर्ट अलग होने के जो मुद्दा है, क्या उसके साथ बार काउंसिल पंजाब हरियाणा बार काउंसिल को भी अलग कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों मुद्दों का अलग बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की अलग होनी चाहिए। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ बार काउंसिल अलग। तो ये भी खट्टर साहब को बताओ ना सर आप। देखिए सरकारें चलती हैं और हमारा काम है सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचाना। कुछ लोगों को इस बात से शायद गुरेज भी होगा, गुस्सा भी होगा कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट अलग होना चाहिए, और मैं भी इस बात पे हमें भरी है कि हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। लेकिन मेरा कोई किसी पॉलिटिकल कारण से ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। नहीं सर, आपके ऊपर स्टैम्प लग गया, बीजेपी की स्टैम्प लगी है सर। देखिए सारे लोग कहने वाले बडरान साहब ने ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री से दिलवाई, अपने सोर्सेज के थ्रू वहां पे भेजा है, आपने चिट्ठी भेजी और मुख्यमंत्री जी को कहा कि इस मुद्दे को आप लेके आगे बढ़िए, पंजाब के मुख्यमंत्री तभी नीचे आएंगे। मैं अपने सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, आप जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा मुद्दा तो हाई कोर्ट अलग करने का है। और जब हाई कोर्ट अलग होगा, मैं समझता हूँ मेरे सभी दोस्त एडवोकेट साथी इस बात से खुश होंगे कि जैसे भी हमारा हाई कोर्ट बना, अलग बना, एडवोकेट्स की काफी सारी समस्याएं, वेलफेयर से संबंधित समस्याएं दूर हुई। चाहे आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, मैं दोनों को कहता हूं कि हाई कोर्ट के लिए
बनाने के लिए दोनों सरकारों को मिल बैठकर काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अलग बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि एडवोकेट्स को भी सुविधाएं मिलें और जो हमारे लिटिगेंट्स हैं जिनको काफी लंबे समय से अपने केसेज का इंतजार है कि फैसला होगा, काफी सारे लोग अपनी जिंदगी भी खो चुके हैं मुकदमों से लड़ते लड़ते, वो आज में नहीं है, उनका अभी मुकदमा भी पेंडिंग है। अपने जीवन काल में काफी सारे लोग अपना फैसला भी सुन पाए केसेज का, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये सारी समस्याओं की जड़ है ये पेंडिंग केसेज की वजह से है, जो ज्वाइंट हाई कोर्ट की वजह से। मेरा आपसे ये पूछना है सर, आपसे सीधे सीधे ये पूछेंगे कि ये हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट अलग करने के लिए टेक्निकल रीजन क्या है सर, क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सारे राजनीतिक कारण हैं। यदि सच्चे मन से सरकारें सोचें तो ये हाई कोर्ट अलग हो सकता है। पिछली सरकार में हमने जब मुद्दा उठाया था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा था कि हाई कोर्ट यदि अलग है तो चंडीगढ़ में अलग हो सकता है। आज भी जब तक अलग से जमीन का एलोकेशन नहीं होता या कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता तो हाई कोर्ट इससे बिल्डिंग में जो अभी चल रहा है ज्वाइंट हाई कोर्ट, यहाँ अलग हाई कोर्ट बेंच बन सकता है। हाई कोर्ट अलग बनेगा तो एडवोकेट्स के लिए काम करना ईजी होगा। आज सबसे बड़ी समस्या है एडवोकेट्स के लिए पार्किंग की समस्या है। एक वकील को काफी सारी जो केसेज हैं उनमें बार बार कोर्ट्स में घूमना पड़ता है, 10-10 साल लग जाते हैं, फैसले नहीं हो पाते, तो एडवोकेट्स के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। यदि हम एक क्लाइंट से आज केस ले लेते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें 2-4 साल में फैसला होने वाला है, कई साल लग जाते हैं मुझे जब से हमने वकालत की है। सर क्या ही चाह रही है पर इसके अंदर मेन अड़चन क्या है? इसमें सिर्फ राजनीतिक लालसा है पॉलिटिकल पार्टीज की। यदि राजनीतिक लालसा छोड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ हाई कोर्ट अलग करने में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं लगेगा। एक्ट में अमेंडमेंट करना है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होगा, इसके लिए दोनों राज्य की जो विधानसभा है उन्हें प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि जो आवश्यक कानूनी प्रावधान है उनमें अमेंडमेंट किया जा सके और अलग हाई कोर्ट बनाया जा सके। तो सर बार काउंसिल को अलग अलग कैसे किया जाएगा सर? पंजाब और हरियाणा, चलो ये तो हाई कोर्ट का तो आपने बता दिया कि इसके लिए लॉ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाके एक लॉ पास करना पड़ेगा। बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, हरियाणा बार काउंसिल, कैसे अलग होगी सर? इसके लिए भी एडवोकेट्स एक्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा और साथ में बार काउंसिल यदि हाई कोर्ट अलग होगा तो एडवोकेट्स की जो इनरोलमेंट है उसमें भी वोटर लिस्ट अलग अलग बनेगी। हरियाणा के एडवोकेट से हरियाणा की बार काउंसिल में वोट डालने के अलग से उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और एक अलग बार काउंसिल बनेगी। तो नेचुरली हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है हरियाणा की, 50,000 वकील है, एक इलेक्टेड बॉडी उसी तरह से बार काउंसिल बनेगी और चुनाव के बाद इंडिपेंडेंट बार काउंसिल हरियाणा में काम करेगी। इस तरह पंजाब की अलग से बार काउंसिल बनेगी। जो बजटरी प्रोविजन का मैंने मुद्दा उठाया वो काफी सारा प्रावधान इसलिए नहीं हो पाए कि हरियाणा और पंजाब की बार काउंसिल एक है। बार काउंसिल एक होने के बाद पंजाब सरकार सोचती है कि कहीं हरियाणा के एडवोकेट्स को भी बेनिफिट जाएगा, हरियाणा की सरकार सोचती है पंजाब के एडवोकेट्स को बेनिफिट ये जाएगा, वो टांगे चाहिए आपस में। इसी तरह से वो सिरे नहीं चढ़ पड़ रही। ना पंजाब में बजटरी प्रोविजन है बार काउंसिल के लिए, ना हरियाणा में ऐसा कोई बजटरी प्रोविजन है कि एनुअली बार काउंसिल को मदद दी जा सके ताकि जो नए वकील हैं उनको आर्थिक रूप से किसी तरह की सहायता दी जा सके, उनको लाइब्रेरी बनाने के लिए या मंथली उनका जो एक्सपेंसेस है उसके लिए कोई आर्थिक मदद बार काउंसिल दे पा रही। जबकि दूसरे राज्यों में है, काफी सारे नए जो राज्य बने हैं हरियाणा के बाद बने हैं, वहाँ अपनी अपनी बार काउंसिल है, अलग वहाँ पे हाई कोर्ट है। और तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सरकारें देती हैं बार काउंसिल की तरफ फंड्स ताकि वो एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। यदि एडवोकेट्स के पास बार काउंसिल के पास पैसा होगा तो इनरोलमेंट में भी नेचुरली एडवोकेट से कम पैसे लेकर ही इनरोलमेंट की जा सकेगी और बार काउंसिल अपने डे टू डे के एक्सपेंस चला पाएगी। अच्छा सर, कुछ वकीलों ने बड़ी रिक्वेस्ट की है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है उनकी कि उनके लिए कम से कम 3 क्वार्टरली एक लेक्चर, एक सिविल पे, रेट के ऊपर, क्रिमिनल पे, उनके ऊपर उनको एक लेक्चर रखा जाए। कोई भी सीनियर एडवोकेट को बुला के या रिटायर्ड जजेस को बुला के उनको हाउ टू प्रेजेंट ए केस और उसको सिविल प्रोसेस के बारे में, क्रिमिनल प्रोसेस के बारे में या रिट के बारे में लेक्चर दिया जाए। क्या बार काउंसिल या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एसोसिएशन है कोई इनिशिएटिव ले सकता है सर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पत्र मैंने आज 2014 में सरकार को लिखा था कि जैसे जुडिशियल एकेडमी है इस तरह की एकेडमी एडवोकेट्स के लिए भी होनी चाहिए। सरकार उसके लिए जगह अलॉट करे और उस एकेडमी में जो नए वकील हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रैक्टिकल के, कैसे केस प्रेजेंट करना है, कैसे कोर्ट्स में अपीयरेंस देनी है और कैसे केस की ड्राफ्टिंग करनी है। ये बहुत जरूरी है। एडवोकेट्स लॉ करने के बाद जो आते हैं प्रोफेशन में वो फिर से उनको काफ़ी या तो कई बार सीनियर एडवोकेट्स नहीं मिल पाते और या फिर उनको
इतनी इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, केसेस की ड्राफ्टिंग कर सकें, कोर्ट्स में आर्गूमेंट्स कर सकें, कोर्ट्स में जो एविडेंस है वो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कर सकें। अच्छे वकील बनने की एक जो लालसा है एडवोकेट्स की रह जाती है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हरियाणा में बार काउंसिल अलग होगी, पंजाब में बार काउंसिल अलग होगी और जुडिशियल एकेडमी होंगी। बार काउंसिल के अधीन ऐसी जुडिशियल एकेडमी जो होंगी, हमने तो मांग भी की थी कि हर जिले में एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जहां पर एडवोकेट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके। वहां उनको ट्रेनिंग ना दिए जाने की वजह से आज अच्छे एडवोकेट्स की कई बार कमी भी महसूस होती है और पब्लिक को भी सही एक्सपर्टाइजेशन की सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। सर आपने समय निकाला, इतना समय हमारे को दिया और थैंक यू सो मच। हमने आपसे आधा घंटे के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा कि नहीं आप हुड्डा जी आ गए तो आपके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर जाते जाते थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन कौन सी लाइन में है। एक बेटा है हमारे, आपके पास एक बेटिया है, तो नेक्स्ट जनरेशन कौन सी लाइन में है और क्या करने जा रही है? देखिए मेरी बेटी अभी लॉ फाइनल ईयर में है और वो चाहती है कि यहीं अपने देश में रहें, और जैसे आज बच्चों का ट्रेंड है बाहर जाने का, ऐसा उनके मन में नहीं है। और उनकी इच्छा है कि मैं इसी लाइन में रहूं, लीगल प्रोफेशन में ही मैं अपना काम करूं। और बेटा भी 12th में, उसने डिसाइड करना एग्जाम के बाद वो क्या करना चाहते हैं। मैंने किस तरह से तो बेटा भी लॉ में जा रहा है? वो मैंने किसी बच्चे को थोपा नहीं कि आप ये लाइन करें। मेरी तरफ से बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, वो जिस लाइन में जाना चाहें, जो काम करना चाहें, उनकी अपनी इच्छा है। 12th के बाद बेटे और किसी बैकग्राउंड से मेरी वाइफ अभी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एजीएम है कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट की, और वो अपनी सर्विस के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखती है। मेरा जो अधिकतर समय है सोशल एक्टिविटीज में लग जाता है, ज़्यादातर बच्चों को मैं समय भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ समाज के प्रति हमारा एक दायित्व है जो साथ साथ परिवार के साथ साथ हम सब। वो तो सबने देखा है सर, वो तो आपको इतने लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते, वो तो हमने नज़दीक से देखा हुआ है कि आप जैसे इतने डाउन टू अर्थ आदमी आज आपने महल खड़े कर दिए सर, लेकिन अभी आपकी जमीनी रूट्स जो ग्रामीण दृष्टिकोण है वो आपसे गहरी है। मैं अभी महीने में 2-3 बार अपने गाँव में इलाके में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और कई बार तो मुझे लगता है कि पिछले जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं उस समय हमारे आज के समय बहुत चेंज हो चुका है। गांव में आज जो पहले एक रिस्पेक्ट थी, जो एक संतुष्टि थी लोगों की, आज नहीं रही। आज गांव में हमारे बच्चे नशे में आ चुके हैं, आज हमारे बच्चे गांव में बेरोजगार हैं। मुझे देखकर कई बार जाने को भी कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जहाँ बेरोजगारी, नशा और बदहाली में लोग आज गाँव में जी रहे हैं। लेकिन उसी वजह से मेरे मन में आया कि हम कुछ और हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, अदरवाइज तो हमारा गांव वो गांव नहीं रहेगा, हमारे गांव का वो माहौल नहीं रहेगा, और उजड़ते हुए गांव दिखाई दे रहे हैं हमें आज। सर क्या आने वाले में किसी जुडिशियल ऑफिसर से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका नाम एलिवेट होता है तो आप जरूर उस पर जाएंगे? मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है जी। अगर हाई कोर्ट आपका नाम एलिवेशन के लिए भेजती है, माई लॉर्ड के लिए भेजती है, तो क्या मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, रणधीर सिंह वर्धन से बात कर रहा हूँ? मेरी इच्छा नहीं है किसी सर्विस में जाना, चाहे जुडिशियल सर्विस है, हायर जुडिशरी सर्विस किसी तरह की है। हायर जुडिशरी की बात मैं पाबंदी में रहना नहीं चाहता, मैं सामाजिक प्राणी के रूप में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपनी आवाज इसी तरह उठा के रखना चाहता हूँ। मैं हर तरह से आम आदमी के बीच में रहना चाहता हूँ। सर्विस में जाने के बाद काफी पाबंदियां लग जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। पर न्याय तो दे पाएंगे आप माई लॉर्ड बनके? देखिए मैं समझता हूँ इस जनता की ज्यादा संख्या में आवाज उठाकर ज्यादा न्याय दिलवाने का मैं प्रयास करूंगा। ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम पब्लिक के बीच में जाऊं, आम पब्लिक की आवाज उठाऊं, और आम पब्लिक का एक सरकारों को, इस व्यवस्था को विरोध का भी सामना करना बड़ा जरूरी है, ताकि वो अपने बैलेंस बना के रखें। लोगों पर जो अत्याचार है, जो करप्शन है, जो मिलावटी सामान है, इसकी आवाज उठाना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। मेरी ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है कि मैं कोई पैसे वाला हूं या मेरे पास काफी ज्यादा साधन हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरी जरूरत है 2 वक्त की रोटी, और उसके बाद जनता की जो आवाज है उठाता रहूं मैं। इसी मेरे को संतुष्टि है, इसी मेरे खुशी मिलती है। ये कॉलेज टाइम से मेरा पैशन रहा है। मैं जितना कॉलेज में पढ़ने के लिए क्लास में जाता था, उससे ज्यादा मैं कॉलेज की जो आवाज है वो उठा के रखता था। उसी मुद्दे को लेकर ही मैं अब तक चलता रहा हूँ। जितना समय वकालत में लगाता हूँ, जितना भी सामाजिक कार्य में लगाता हूँ, और मेरी इच्छा है कि ऐसे में चलता रहूँ। एक्सीलेंट सर, आपकी सोच के हम काबिल हैं, सलाम करते हैं। सर जाते जाते एक मेरे कुछ वकील साथियों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बोला था कि रणधीर वाड्रा साहब को हमारी तरफ से बधाई देना कि वो आने वाले, मतलब अब की बात तो बीजेपी की स्टेप लगी, क्या बीजेपी से आ रहे हैं क्या? क्योंकि वो खट्टर साहब के इतने नजदीक है, इतनी नजदीकी स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। क्या हम बीजेपी का आपको स्पोक्समैन या बीजेपी का आने वाला वजीर देख के चले? मेरे जो शुभ चिंतक है, मेरे जो भाई हैं,
मैं उनसे नम्र निवेदन यह करता हूँ, ना तो मेरी किससे कोई ऐसा लगाव है और न ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है। मेरी इच्छा तो बस यही है कि आप लोगों के बीच में रहकर मैं तटस्थ रहकर काम करूं और मैं बिना किसी जाति बिना किसी धर्म के काम करूं। मैं समाज का जो बंटवारा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि हमारा समाज बटे और इस बंटवारे का फायदा राजनीतिक लोग उठाएं। जनता का भाईचारा बना रहे, सभी सामाजिक लोग मिलजुल कर रहें, देश में अमन चैन रहे। किस तरह से धर्म की और जाति की जो राजनीति है वो बंद हो, मेरी यही इच्छा है। मैं इसी के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी कोई बड़ी लालसा नहीं है और न मेरे मन में कोई डर है, न मेरे को राजनीतिक लोगों का डर है, न ही मुझे किसी राजनीतिक लोगों से लगाव है। ना मुझे किसी से लगाव है। मेरे लिए घर और ये जो पारिवारिक चिंता है, इसके अलावा सामाजिक चिंता मुझे ज्यादा है। सर जाते जाते आखिरी सवाल, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। सर बहुत सारे जूनियर ऐसे हैं जिनको कोई सीनियर बिल्कुल भी भाव नहीं देता, सब कह देते हुए मेरे पास नहीं, मेरे पास स्पेस है, मेरे पास ऑलरेडी लड़के बहुत ज़्यादा है, मेरे पास और लड़के। कुछ लोग लड़के जैसे आप भी गांव से निकल के आए थे, तो ऐसे कोई लड़का आना चाहे तो वो आपको स्पेस अवेलेबल है? जैसे महीने में 2 महीने 3 महीने 6 महीने की कोई इंटर्नशिप करनी चाहे तो उसके लिए अवेलेबल है जो आपकी लॉ कंपनी है? देखिए, मैं पिछले 5-6 साल से काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो नए बच्चे हैं मेरे ऑफिस में आते हैं, 4-4 5-5 10-10 आते हैं। और अभी मेरे पास यदि काम मेरे ऑफिस का आप मान के चलें तो 4-5 वकीलों के लिए सफिशिएंट काम है, लेकिन आज मेरे ऑफिस में 10 नए एडवोकेट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और मैं यदि मुझे महीने में 1 रुपया ना बचे तो मुझे संतुष्टि है, लेकिन मेरे जो साथ जो जूनियर एडवोकेट्स काम करते हैं, मेरा चाहता हूँ कि उनको मंथली जो मैं हेल्प करता हूँ वो सबसे पहले उनकी करता हूँ, उस बाद में अपना सोचता हूँ। मेरे ऑफिस में जितने भी एडवोकेट्स अभी काम करें, जूनियर एडवोकेट्स काम करें, उनको अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह काम भी सिखाता हूँ, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और जितनी आर्थिक मदद उनकी मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी समर्थ है, मैं सभी एडवोकेट्स मेरे ऑफिस में काम करते हैं उनकी करता हूँ। 15-20 लोगों का जो मेरा स्टाफ है, मैं उनसे कभी किस तरह का डिफरेंस नहीं रखता, कभी कोई उनसे लगाव और छुपाव नहीं रखता, और एक अपने परिवार की तरह काम करते हैं। हम हर उत्सव, हर जो अवसर है उसको मिल बांट कर ही, चाहे कोई त्योहार है, चाहे किस तरह के और एक्टिविटीज, हम सब मिल बांट कर ऑफिस में करते हैं और एक पारिवारिक माहौल की तरह अपना ऑफिस का काम हम करते हैं। HNT के दर्शकों, आज हमने रणधीर सिंह बाडरान साहब जो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है, जिनका 10 मिनट समय लेना भी एक इतना बड़ा बिल वो रेज कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने खुले दिल से समय दिया और सारी सवालों का बिल्कुल खुल के जवाब दिया। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी वकील अगर परेशान हो रखा है, कहीं पे उसको काम नहीं मिल रहा है, या वो ट्रेनिंग कहीं पे सीख लेना चाह रहा है, कहीं पे उसको एज ए कोई ट्रेनिंग सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो बाडरान साहब के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। और रणधीर सिंह बाडरान के कोई सामाजिक काम के लिए कभी भी कोई बुलाएगा, दिन में रात में, आधी रात, ये अवेलेबल है। चाहे वो चीफ गेस्ट बनाए ना बनाए, किसी भी पोजीशन के अंदर बुलाए, रणधीर सिंह बाडरान जी अवेलेबल है। सर कोई सामाजिक संस्था आपको कभी बुलाना चाहे तो आपकी अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल 24 घंटे। मैं हुडा साहब 24 घंटे यहाँ जहाँ मैं किसी कोई मदद कर सकता हूँ उसके लिए तैयार रहता हूँ। किसी तरह का भी जो सामाजिक कार्य है मेरा बड़े जगह उसमें हिस्सेदार रहती है। और मैं आप लोगों का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह का जो टीवी चैनल चलाया है, जो आम व्यक्ति की आम भाषा में आम लोगों तक आप आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं। आप वाकई ही आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो स्पष्ट और सही बात लोगों तक पहुँचाते हैं, उनके साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा सामाजिक जो ताना बाना वो बना रहे और असली बात जनता तक, जनता की भाषा में और इस तरह के चैनल्स के माध्यम से जाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रणधीर बाडरान साहब। आपके व्यक्तित्व के पहले सब लोग काबिल थे। मैं इतना आपसे नहीं इंटरेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में ही मिलता था, लेकिन आज मैं आपकी सोच और आपके विचारों को देख के आज से मैं भी कायल हो गया हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ आपके शुभचिंतक लोगों ने मुझे पोक जरूर किया। उन्होंने कहा कि रणधीर बाडरान साहब राजनीतिक व्यक्ति बन गए। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी भी पार्टी में वो नहीं जाएंगे और समय आएगा उस टाइम विचार करेंगे। अदरवाइज आज के टाइम वो किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है, सिर्फ पक्षधर है तो एडवोकेट के बेनिफिट के लिए पक्षधर है। थैंक यू रणधीर बाडरान साहब। जाते जाते आपका नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हुडा साहब। और आप लोगों की इस मुहिम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एक अच्छा सामाजिक कार्य भी आप करें, जहाँ तक एक आम व्यक्ति तक जो आवाज़
पहुंचाने का आपने बेड़ा उठाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।